फिल्म की शुरुआत एक खौफनाक मंजर से होती है। एक लड़की बाथरूम में नहा रही है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है उसके सामने कुछ नकाबपोश लोग खड़े मिलते हैं जो शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। वह लड़की उन्हें देखकर जोर से चिल्लाती है और सीन वहीं कट हो जाता है। आखिर ये लोग कौन थे और उस लड़की के साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं कहानी। अब फरहाना नाम की एक औरत की तरफ मुड़ती है जो एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती है। फरहाना शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। उसका पति करीम फरहाना के पिता की जूतों की दुकान पर काम करता है। कभी यह दुकान खूब चलती थी और इसी की बदौलत फरहाना के पिता ने अपनी तीनों बेटियों की शादियां की थी। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। अब आमदनी इतनी भी नहीं है कि बच्चों की स्कूल फीस भरी जा सके। घर की तंगहाली देखकर फरहाना काम करना चाहती है, लेकिन उसके अब्बू पुराने ख्यालात के आदमी हैं। उन्हें घर की औरतों का बाहर निकलना और नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं। पाबंदियां इतनी सख्त हैं कि फरहाना के पास अपना मोबाइल तक नहीं है और घर के लैंडलाइन पर आने वाले फोन उठाने की भी उसे इजाजत नहीं है। मजबूर होकर फरहाना अपनी पड़ोसी से कुछ पैसे उधार मांगती है ताकि घर का चूल्हा जल सके। इसी बीच वह अपने पति के साथ एक दोस्त की शादी में जाती है। वहाँ की चमक धमक और लोगों की आजाद जिंदगी देखकर फरहाना को अपनी बंदिशों वाली जिंदगी पर तरस आने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात बचपन की दोस्त नित्या से होती है जो फरहाना की हालत समझकर उसे अपनी कंपनी में चल रहे इंटरव्यू के बारे में बताती है। फरहाना किसी तरह हिम्मत जुटाकर करीम को मनाती है और अगले दिन इंटरव्यू देने पहुंच जाती है। इंटरव्यू खत्म होते ही फरहाना मुस्कुराते हुए बाहर निकलती है और करीम को बताती है कि उसका सिलेक्शन हो गया है। करीम इस सबसे बहुत खुश तो नहीं था, पर वह खामोश रहा क्योंकि उसे पता था कि अपनी कम कमाई की वजह से ही वह फरहाना को रोक नहीं पा रहा। इधर फरहाना अपनी नई शुरुआत को लेकर काफी उत्साहित है। वह अपने लिए एक नया पर्स खरीदती है और जॉब पर जाने की तैयारी करती है। ऑफिस पहुंचते ही फरहाना की ट्रेनिंग शुरू होती है। ये एक क्रेडिट कार्ड सेलिंग सेंटर था। शुरुआत में फरहाना थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन धीरे धीरे वह बातों की जादुई कला सीख जाती है। वह इतनी माहिर हो जाती है कि देखते ही देखते उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अच्छी सैलरी और इंसेंटिव्स की वजह से घर के हालात सुधरने लगते हैं, लेकिन फरहाना की नजरें अब ऑफिस की ऊपरी मंजिल पर टिक गई थीं। उस फ्लोर पर एक अलग ही दुनिया थी। वहाँ काम करने वाली लड़कियों के पास आईफोन थे, वे गाड़ियों में आती थीं और उनका रहन सहन काफी आलीशान था। जब फरहाना की दोस्त नित्या का ट्रांसफर उस डिपार्टमेंट में होता है तो फरहाना भी वहाँ काम करने की जिद करती है, मगर नित्या उसे टोकते हुए कहती है, तुम जहाँ हो वहीं ठीक हो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। फरहाना को समझ नहीं आता कि आखिर उस फ्लोर पर ऐसा क्या रहस्य है। तभी अचानक एक रात बिजली गिरती है। फरहाना के छोटे बच्चे की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे के फेफड़ों में गंभीर समस्या है और फौरन ऑपरेशन करना होगा। पैसे न होने के बावजूद मजबूरी में भारी ब्याज पर लोन लेकर ऑन ऑपरेशन का इंतजाम किया जाता है। बच्चे की जान तो बच जाती है, लेकिन अब फरहाना के कंधों पर वो पहाड़ आ गिरता है। इसे उतारना उसकी मौजूदा तनख्वाह में नामुमकिन था। अब हार मानकर वह नित्या के सामने हाथ जोड़ती है और उसे उस ऊपरी मंजिल वाले डिपार्टमेंट में नौकरी दिलाने की मिन्नत करती है। नित्या उसे अपने बॉस के पास ले जाती है जो एक हफ्ते के ट्रायल पर फरहाना को काम सिखाने की इजाजत दे देते हैं। यहाँ आकर फरहाना को इस नौकरी का असली और काला चेहरा नजर आता है। नित्या उसे समझाती है कि यह कोई साधारण कॉलिंग जॉब नहीं बल्कि एक एडल्ट चैटिंग सर्विस। यहाँ मर्दों की तन्हाई और उनकी अश्लील बातों को झेलना पड़ता है। जितनी लंबी बात उतना ज्यादा पैसा। नियम सख्त थे, न अपना असली नाम बताना है न अपनी पहचान, और इन सब पर नजर रखने के लिए विवेक नाम का एक शख्स तैनात था जिसका काम हर कॉल को रिकॉर्ड करना और लड़कियों की गलतियों को पकड़ना था। नित्या को क्लाइंट से गंदी बातें करते देख फरहाना का जी घबराने लगता है। उसे महसूस होता है जैसे समाज की हर नजर उसे गुनहगार मान रही हो। वह तय कर लेती है कि वह यह काम नहीं करेगी और अपनी पुरानी जॉब पर ही लौट जाएगी। घर पहुंचकर जब परेशान फरहाना से करीम उसकी उदासी की वजह पूछता है तो वह बस इतना कहती है कि आज एक कस्टमर ने उससे बहुत बदतमीजी से बात की। करीम सादगी से उसे समझाते हुए कहता है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, ये तो काम का हिस्सा है। जैसे मैं दुकान पर लोगों के पैरों में जूते पहनाता हूँ तो वो मेरा पेशा है, मेरी पहचान नहीं। जब तक बात काम के दायरे में है उसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। करीम की इस दलील ने फरहाना को एक नई सोच दी। उसे लगा कि शायद वह भी इसे सिर्फ एक काम की तरह देख सकती है। अगले दिन वह फिर उसी ऑफिस पहुंचती है, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल थे। वह नित्या से पूछती है कि आखिर लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं और लड़कियां ये सब कैसे सह लेती हैं, क्या ये गलत नहीं है। इस पर नित्या उसे समझाती है कि यह काम सिर्फ एक सर्विस है जहाँ लोग एक अजनबी से अपने मन की वो बातें कह पाते हैं जो शायद वो अपनी बीवी से भी नहीं कह सकते। कम से कम यहाँ बात करके वो बाहर किसी लड़की के साथ बदतमीजी तो नहीं करते। फरहाना को यह बात थोड़ी तार्किक लगती है और वह काम पर लग जाती है। शुरू में उसका सामना बहुत ही अजीब और घटिया किस्म के लोगों से होता है जिससे वह काफी असहज महसूस करती है। उसी ऑफिस में सोफिया नाम की एक लड़की थी जो इस काम में टॉप पर थी और सबसे ज्यादा पैसे कमाती थी। अगले दिन फरहाना का संघर्ष जारी रहता है, लेकिन तभी उसके पास एक ऐसे क्लाइंट का फोन आता है जो अश्लील बातें करने के बजाय बहुत ही तमीज और इज्जत से पेश आता है। उस शख्स का नाम डेलन था, पर कंपनी के नियमों के मुताबिक फरहाना उसे अपना नाम ईशा बताती है। डेलन की बातों में एक ठहराव और अपनापन था जिससे फरहाना का उस पर भरोसा
भरोसा बढ़ने लगता है। धीरे धीरे उनके बीच घंटों बातें होने लगती हैं और फरहाना का परफॉर्मेंस इतना सुधर जाता है कि वह सोफिया के ठीक पीछे दूसरे नंबर पर आ जाती है। एक दिन फरहाना डेलन से कहती है कि वह यह नौकरी छोड़ना चाहती है क्योंकि उसे यह काम सही नहीं लगता। इस पर डेलन भावुक होकर कहता है, ईशा ऐसा मत करो, मुझे सिर्फ तुमसे बात करना अच्छा लगता है, हमारे बीच एक रूहानी कनेक्शन है। डेलन की ये बात फरहाना के दिल को छू जाती है और वह रुकने का फैसला कर लेती है। बातों बातों में डेलन पहचान जाता है कि ईशा असल में एक मुस्लिम लड़की है। फरहाना पहले तो डरती है लेकिन फिर उसे सच बता देती है। इन दोनों की बढ़ती नजदीकियों पर विवेक की पैनी नजर थी, जो हर कॉल को रिकॉर्ड कर रहा था। रमजान के महीने में डेलन फरहाना का बहुत ख्याल रखता है, उसे रोजे के दौरान आराम करने को कहता है और उसे अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनाता है। एक दिन वह फरहाना को एक गिफ्ट देना चाहता है, जिस पर फरहाना कहती है कि मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा यही होगा कि आप यह किसी जरूरतमंद भिखारी को दे दें। घर लौटते समय मेट्रो स्टेशन पर फरहाना की नजर एक भिखारी पर पड़ती है जिसके पास ईशा नाम का एक पैकेट था। पूछने पर वह बताता है कि एक अजनबी ने उसे बहुत सारे पैसे दिए और यह पैकेट ईशा नाम की लड़की तक पहुंचाने को कहा। फरहाना जब उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें सिंफोन नाम का एक बेहद खूबसूरत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकलता है। डेलन की इस दीवानगी और सादगी ने फरहाना का दिल जीत लिया था, मगर अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंचती है, डेलन की कॉल न आने से फरहाना की बेचैनी बढ़ जाती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। इस बीच वह सोफिया की मदद से अपने लिए एक नया मोबाइल और सिम खरीद लेती है, जिसके लिए वह उसे अपना आधार कार्ड भी दे देती है। तभी उसकी नजर अखबार की एक सुर्खियों पर पड़ती है, एक म्यूजिशियन की मौत की खबर जो ऑनलाइन चैटिंग का आदी था। फरहाना का दिल बैठ जाता है, उसे लगता है कि वो डेलन ही था। वह रोते हुए यह बात नित्या को बताती ही है कि अचानक डेलन का फोन आ जाता है। डेलन माफी मांगते हुए बताता है कि उसका फोन खराब हो गया था, इसलिए वह संपर्क नहीं कर पाया। फरहाना राहत की सांस लेती है और भावुक होकर कहती है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। डेलन पहली बार उसे अपना असली नाम बताता है और अगले दिन यानी ईद के मौके पर मिलने का वादा करता है। फरहाना खुशी खुशी उसके लिए बिरयानी लाने की बात कहती है। उधर विवेक, जो इन दोनों की हर बात रिकॉर्ड कर रहा था, पहले तो बॉस को बताने की सोचता है, लेकिन फिर वह खुद भी उस रहस्यमयी शख्स को देखने का फैसला करता है। ईद वाले दिन फरहाना बड़े चाव से बिरयानी बनाती है, लेकिन घर से निकलना उसके लिए एक चुनौती थी। शाम को जब पूरा परिवार बाहर जाने का प्लान बनाता है तो फरहाना तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर घर पर ही रुक जाती है। जैसे ही सब जाते हैं, वह बिरयानी का टिफिन पैक करके डेलन से मिलने निकल पड़ती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका शौहर करीम उसे देख चुका है और चुपचाप उसका पीछा कर रहा है। फरहाना मेट्रो स्टेशन पहुंचती है, जहां विवेक भी छिपा हुआ डेलन के आने का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक फरहाना के फोन पर नित्या की कॉल आती है। वह बताती है कि सोफिया चोरी छिपे अपने क्लाइंट से बाहर मिला करती थी और कल रात भी वह एक होटल के कमरे में अपने एक क्लाइंट से मिलने गई थी। वहां और भी कई लोग मौजूद थे जो सोफिया के साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। इसी छीना झपट्टी में एक नुकीली चीज सोफिया के गले में जा घुसी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यही वह सीन था जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। ये सुनते ही फरहाना कांप उठती है। उसे एहसास होता है कि वह भी सोफिया जैसी ही गलती करने जा रही थी। वह बिरयानी का टिफिन वहीं छोड़कर भागते हुए घर पहुंचती है, लेकिन वहां पहले से पुलिस मौजूद थी। दरअसल सोफिया के पास से पुलिस को फरहाना का आधार कार्ड मिला था, जो उसने सिम लेने के लिए सोफिया को दिया था। पुलिस की पूछताछ और घर में छिपाए गए मोबाइल का राज खुलने पर फरहाना के अब्बू आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन करीम अजीब तरह से खामोश रहता है। अगले दिन जब फरहाना डर के मारे नौकरी छोड़ने का फैसला करती है तो करीम उसे समझाता है कि अगर वह अचानक काम पर जाना बंद कर देगी तो पुलिस और मोहल्ले वालों को उस पर शक होगा। करीम की बात मानकर फरहाना भारी मन से ऑफिस लौटती है। वहाँ सोफिया के हादसे के बाद सुरक्षा खड़ी कर दी गई थी और सभी लड़कियों को पेपर स्प्रे दिया गया था। तभी डेलन की कॉल आती है। इस बार फरहाना का अंदाज पूरी तरह बदल चुका था। वह उसे दो टूक कह देती है कि कल जो हुआ सो हुआ, अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं, मैं यहाँ सिर्फ काम करने आती हूँ, तुमसे बातें करने नहीं। फरहाना के इस रूखे बर्ताव पर डेलन फोन काट देता है और कई दिनों तक उसका कोई पता नहीं चलता। नित्या उसे समझाती है कि शायद उसने डेलन के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी, उसे एक बार अपनी बात साफ करनी चाहिए थी। फरहाना भी उसे सच बताने का मन बना ही रही होती है कि अचानक डेलन का फोन आता है, मगर इस बार फोन पर वह पुराना सभ्य डेलन नहीं बल्कि एक सन की आशिक था। वह फरहाना को धमकी भरे लहजे में कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम बात नहीं करोगी तो मैं चुप बैठूंगा? बीते दिनों जब मैं फोन नहीं कर रहा था तब मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। डेलन अब फरहाना का असली नाम, उसके ऑफिस का पता और यहाँ तक कि उसके घर का एड्रेस भी जान चुका था। वह चिल्लाकर कहता है कि जब तक फरहाना उससे माफी नहीं मांगती और उसकी बात नहीं मानती, वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। फरहाना को समझ आ जाता है कि उसने जिस इंसान को अपना हमदर्द समझा था वह दरअसल एक खतरनाक शिकारी है जो अब उसकी दहलीज तक पहुंच चुका है। डेलन की धमकियों ने फरहाना की रातों की नींद उड़ा दी थी। वह खौफ के साये में घर पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके घर ईशा के नाम से एक पार्सल आया था, जिसे करीम ने यह कहकर लौटा दिया कि इस नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं रहती। अगले दिन ऑफिस में जब डेलन फिर से फोन करता है तो फरहाना उसे पुलिस की धमकी देती है, मगर डेलन बेखौफ था। उसने पलटकर धमकी दी कि उसके पास फरहाना की सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, जिन्हें वह उसके परिवार को सुनाकर उसे बर्बाद कर देगा। दहशत के इसी माहौल में एक शाम घर लौटते वक्त फरहाना को महसूस होता है कि कोई काली शर्ट वाला आदमी उसका पीछा कर रहा है। वह उसे चकमा देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी खुलासा होता है कि वह पीछा करने वाला कोई और नहीं
नहीं बल्कि उसका पति करीम था। घर पहुंचकर फरहाना जब उस पर शक करने का इल्जाम लगाती है तो करीम वही बिरयानी वाला टिफिन सामने रख देता है। करीम कहता है, उस दिन जब तुम स्टेशन पर टिफिन छोड़कर भागी थी तभी मैं समझ गया था कि तुम किसी मुसीबत में हो। मैं शक के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे पीछे रहता हूँ। दूसरी तरफ विवेक को जब डेलन की काली करतूतों का पता चलता है तो वह सिस्टम में ऐसी सेटिंग कर देता है कि डेलन की कॉल फरहाना तक पहुंच ही न पाए। इससे डेलन बुरी तरह बौखला जाता है। अपनी सनक में वह करीम का एक्सीडेंट करवा देता है और उसका फोन चुराकर फरहाना को कॉल करता है। तुम्हारे पति को वह सजा मिल गई जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। फरहाना बदहवास होकर अस्पताल पहुंचती है जहां पता चलता है कि करीम के पैर में चोट आई है पर वह खतरे से बाहर है। अब फरहाना के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने डेलन का खेल खत्म करने की ठान ली। वह उस सिंफोन इंस्ट्रूमेंट के जरिए उस दुकान तक पहुंचती है जहां से वह खरीदा गया था। वहां से उसे डेलन के क्रेडिट कार्ड की जानकारी मिलती है जो इत्तेफाक से उसी बैंक का था जहां फरहाना पहले काम करती थी। अपनी पुरानी जान पहचान और नित्या की मदद से फरहाना डेलन का असली नाम, पता और नंबर निकलवा लेती है। उसे पता चलता है कि डेलन इस वक्त एक मॉल में है। अब फरहाना शिकार बनने के बजाय खुद शिकारी बनकर डेलन का सामना करने निकल पड़ती है। मॉल पहुंचते ही वह डेलन की तलाश शुरू करती है जहां नित्या एक फेक कॉल के जरिए उसे डेलन को पहचानने में मदद करती है। फरहाना नकाब पहनकर डेलन का फोन चुराने की कोशिश करती है ताकि वह उन रिकॉर्डिंग्स को मिटा सके। दालेन उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अपनी जान बचाने के लिए फरहाना उसकी आंखों में पेपर स्प्रे छिड़कती है और फोन लेकर भाग निकलती है। वह तुरंत एक दुकान पर फोन का लॉक तोड़वाती है लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। शातिर डेलन ने सारा डेटा पहले ही कहीं और शिफ्ट कर दिया था। डेलन अब पूरी तरह से हैवानियत पर उतर आया था। वह फरहाना को फोन पर टॉर्चर करते हुए कहता है कि अब वह सारी रिकॉर्डिंग्स उसके पति करीम को भेज देगा। फरहाना इस कदर टूट जाती है कि घर पर करीम को चाय देते वक्त उसके हाथ कांपने लगते हैं और सारी चाय गिर जाती है। अगले दिन वह ऑफिस पहुंचकर डेलन को खुद कॉल करती है और मिलने के लिए उसके घर पहुंचने की बात कहती है। इसी बीच डेलन की सनक के पीछे की वजह सामने आती है। दरअसल ईद वाले दिन जब डेलन फरहाना से मिलने आया था तो उसने गलतफहमी में किसी और औरत को फरहाना समझकर छू लिया था। उस औरत ने उसे सरेआम थप्पड़ दे मारा था और सबने उसे जलील किया। अपनी इस बेइज्जती और फरहाना के अचानक बदले हुए बर्ताव का बदला लेने के लिए ही वह उसे बर्बाद करना चाहता था। जैसे ही फरहाना डेलन के घर पहुंचती है, डेलन फौरन करीम को फोन मिलाता है और कहता है, तुम्हारी बीवी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है और इस वक्त मेरे घर पर है, आकर इसे ले जाओ। उसे लगा था कि यह सुनकर करीम का खून खौल उठेगा, लेकिन जब करीम वहां पहुंचा तो उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। दरअसल पिछली रात चाय गिराने के बाद फरहाना ने हिम्मत जुटाकर करीम को अपनी नौकरी की सच्चाई और डेलन के टॉर्चर के बारे में सब कुछ बता दिया था। करीम ने एक सच्चे साथी की तरह अपनी बीवी को समझा और पुलिस के साथ मिलकर दालेन को पकड़ने का जाल बिछाया। विवेक की मदद से पुलिस को वो सारी रिकॉर्डिंग्स पहले ही मिल चुकी थी। जैसे ही डेलन ने अपनी चाल चलनी चाहिए, पुलिस ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। फरहाना उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुम कोई आशिक नहीं, एक साइको हो जो सिर्फ अपनी सनक से प्यार करता है। डेलन की गिरफ्तारी के साथ ही फरहाना का यह भयानक सफर खत्म होता है। वह अपने आत्मसम्मान और अपने पति के अटूट विश्वास के साथ एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाती है।